नमस्कार, मैं हूं ममता शर्मा और स्वागत है आपका इस मंच पे। भारत और फ्रांस के अलावा कई और लोकतांत्रिक देशों की पहचान है सेकुलरिज्म, और यही सेकुलरिज्म इन देशों के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। क्या इन देशों को सेकुलर होने की कीमत इस तरह से चुकानी पड़ेगी जिस तरह से फ्रांस को आज चुकानी पड़ रही है? वैसे मैं बताना चाहूँगी कि फ्रांस की तबीयत पर इन सब चीज़ों का कोई खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर यही सिचुएशन भारत के सामने कुछ सालों बाद खड़ी होती है तो वाकई भारत को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। आज भारत में कोने कोने से फ्रांस के विरोध और बॉयकॉट की आवाज़ें उठ रही हैं, उस फ्रांस के खिलाफ जो भारत का मित्र देश है। जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, उस वक्त फ्रांस एक इकलौता देश था जो भारत के पक्ष में खड़ा था। तो मित्र देश के खिलाफ इस विरोध और बाइकॉट की क्या वजह है, जल्दी से हम जान लेते हैं। 16 अक्टूबर के दिन फ्रांस में एक शिक्षक सैमुअल पैटी की अभिव्यक्ति की आजादी की कक्षा के बाद गला काटकर हत्या कर दी जाती है। वह हत्यारा धार्मिक उद्बोधन के नारे लगा रहा था, और इस हत्याकांड की यह वजह बताई गई कि शिक्षक सैमुअल पैटी ने अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक धर्म विशेष के पोस्टर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद पेरिस के पास नीस नामक शहर में चर्च में घुसकर एक कट्टरपंथी ने एक महिला का गला कलम कर दिया और 2 अन्य लोगों को चाकू से बेरहमी से गोद गोद कर मार डाला और कईयों को घायल कर दिया। और वह हत्यारा भी उसी धार्मिक नारे का उद्बोधन कर रहा था। इन दोनों घटनाओं के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने इन कट्टरपंथियों को एक खुली चुनौती दे डाली, और यूरोपीय देशों में कट्टरपंथियों के खिलाफ ये शायद सबसे साहसिक कदम माना जा सकता है। इतनी हिम्मत तो 9/11 हमले के बाद अमेरिका भी नहीं जुटा पाया था। इस खुली चुनौती के बाद दुनिया भर के इस्लामिक देश फ्रांस का विरोध करने लगे। तुर्की, बांग्लादेश, सोमालिया, मलेशिया और पाकिस्तान एकजुट होकर इन कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम किसी भी तरह के जिहादी कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्वीट करके कहा, आई स्टैंड विद फ्रांस। और इस हैशटैग को भारत के करोड़ों लोगों ने फॉलो किया और बता दिया कि कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा फ्रांस के साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में फ्रांस का विरोध जारी है, चाहे वह भोपाल का इकबाल मैदान हो या मुंबई का भिंडी बाजार। मित्र देश के राष्ट्रपति के पोस्टर्स को सड़कों पर जूतों के नीचे कुचलकर यूं बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी का समर्थन कर रहे हैं और ये लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या ये राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? जब पूरे विश्व में कट्टरपंथी एकजुट होकर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, तो चाइना में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगर कोई कट्टरपंथी चाइना में अलगाववाद व आतंकवाद फैलाने की कोशिश भर करता है, तो चाइना में उनको रोजे भी रखने नहीं दिए जाते हैं। और वे कट्टरपंथी जो दहाड़े मार मार कर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, वो चाइना के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? इससे कुछ उनका ही भला हो जाए। वे कट्टरपंथी जानते हैं कि चाइना में जब उनको दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर पाबंदी है, जहाँ वो एक मुसलमान नाम तक नहीं रख सकते, वहाँ चाइना में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अब अगर किसी कट्टरपंथी में हिम्मत हो तो वो चाइना के खिलाफ बोलने की हिमाकत करे, या फिर वहाँ पे सर कलम करने की अभियान ही चला दे। फ्रांस के हत्याकांड को देखते हुए मुझे पिछले साल अक्टूबर में जो हमारे हिंदू समाज के नेता थे कमलेश तिवारी, उनकी याद आ गई। वैसे इन कट्टरपंथियों को हमसे कुछ सीखना चाहिए। फिदा हुसैन जैसे मशहूर कलाकार जो अपने चित्रों में हिंदू धर्म व हिंदू देवी देवताओं का इतना बेहुदा चित्रण करते थे, उनको हम सिर आंखों पर बिठा के रखते थे। और बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों को हम बड़े शौक से देखने जाते हैं जिनमें हमारी धार्मिक आस्थाओं पर निशाना साधा जाता है। अंत में मेरी सोच यही है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और देश को और सरकार को धार्मिक कट्टरता रूपी आतंकवाद का सिर यही कुचल देना चाहिए। नहीं तो देश पर बहुत बड़े संकट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज फ्रांस की बारी है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। धन्यवाद।